Assalamu alaikum, everyone. Good morning, good evening, good night. I hope you can hear me loud and clear. Let me post the link to join me in the Zoom call. Do you know why we're here? Let me first thank you. I love that you join every week. I love that you make use of the information that I give you. हमारा आज का टॉपिक इम्पॉर्टेंट है बिकॉज मैं बात करना चाहती हूँ पर्पस ऑफ रोमांटिक रिलेशनशिप्स पे which means that हम फिल्मी बातें नहीं करेंगे. This will not be a discussion about how romance is shown in the films, how a person falls head over heels in love with somebody just by looking at them. मैं बात करना चाहती हूँ actual purpose of your relationship, romantic relationship. So I will start by saying that हम as human beings, हम जब पैदा होते हैं तो हमें love and connection अपने पेरेंट्स से मिलता है, सिबलिंग्स से मिलता है, इमीडिएट रिलेटिव्स जो उस वक्त हमारे पास होते हैं हमारे बचपन में, उनके साथ हम प्यार क्या होता है और केयर क्या होती है और अफेक्शन क्या होता है सबसे पहले ये सीखते हैं. बट हमारे पास जो उस वक्त रोल मॉडल्स होते हैं वो होते हैं हमारे पेरेंट्स. अगर हमारे मामा और बाबा मदर फादर में डिफरेंसेस हैं, प्यार कम है, तो हमारे लिए वो एक स्टैंडर्ड होता है कि अच्छा यही तरीका होता है जिंदगी गुजारने का, या हस्बैंड वाइफ ऐसे होते हैं. फिर हमारी आंखें खुलना शुरू होती है जब हम देखते हैं कि वो अच्छा किसी और दोस्त के घर में उसके पेरेंट्स किस तरह से हैं, उसके सिबलिंग्स किस तरह से हैं. फिर हम मीडिया का असर लेना शुरू करते हैं तो हमारे दिमाग में आता है कि वो अच्छा यू नो hand holding feels nice when you find somebody attractive, you think that they are trustworthy. कोई कोई लोग अगर खूबसूरत दिखते हैं तो हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि इन पे ट्रस्ट किया जा सकता है. इट्स अ फैक्ट. सो उस वक्त हम ये नहीं सोचते, हमारा दिल करता है हम उनके साथ वक्त गुजारें. हम जब अपना ताल्लुक बढ़ा रहे होते हैं तो हमें ये भी ख्याल नहीं रहता कि हम उनसे कितनी बात कर रहे हैं. और हम घंटों मैसेजिंग कर सकते हैं, हम घंटों फोन पे बात कर सकते हैं, हालांकि उसको कोई जरूरी बातें नहीं होती हमारे पास करने के लिए. फिर स्लोली एंड ग्रेजुअली ये वाला जो प्यार या रोमांस होता है ये दुनिया की जिम्मेदारियों की नजर हो जाता है और हमारे पास आने लगते हैं गैप्स. हमें अपनी जिम्मेदारियां प्रायोरिटी देने की आदत हो जाती है और जो वो हमारा लव का कनेक्शन होता है, जो रोमांटिक कनेक्शन होता है, वो एक सेकेंडरी हो जाता है प्रायोरिटी में. मैं आप लोगों से एक सवाल करना चाहती हूँ. थैंक यू सायरा फॉर बीइंग इन दिस कॉल. थैंक यू सो मच. यू आर ऑलवेज देयर. आई लव इट. लेट मी आल्सो आस्क माय नोट टेकर टू कम and refresh. Let me also refresh that. Okay, so हम बात कर रहे हैं कि what's your why and what's your why for a romantic relationship. आप चाहे शादीशुदा हैं और आपकी रिलेशनशिप जिम्मेदारियों की नजर हो गई है और अब आप स्ट्रगल कर रहे हैं कि जी रोमांस खत्म हो गया. देसी हाउस होल्ड्स में, हमारे कल्चर में रोमांस को किस नजर से देखा जाता है? फिल्मी कहा जाता है. मियाँ बीवी हाथ पकड़ के एक सोफे पे नहीं बैठ सकते, अगर माँ बाप मौजूद हैं तो बहुत सारी ऐसी रिस्ट्रिक्शंस होती है ना. देसी हाउस होल्ड्स में और भी बहुत सी चीजें हो सकती हैं, बट मैं चाहती हूँ सबसे पहले मैं ये पूछूं आपसे, क्या कभी ये ख्याल आया शादी करने के लिए रेडी हूं मैं, शादी क्यों करनी है मुझे? हैव यू एवर वंडर्ड दैट व्हाई शुड आई गेट मैरिड, व्हाई डू आई वांट टू गेट मैरिड? साइरा टाइप इन चैट अगर आपने कभी ये सवाल किया. अस्सलाम वालेकुम युसरा, थैंक यू डियर. लव यू टू मरियम, थैंक यू फॉर बीइंग हियर. सो बहुत लेट आया, सायरा ने कहा. यस सायरा, बहुत बार वक्त हमें नहीं ख्याल आता कि यार क्यों हम ये कुल्हाड़ी अपने पाँव पे मार रहे हैं. मतलब अब तो हो गई, अब तो यही है. टिपिकल देसी हाउस होल्ड के जुमले
कि जी अब तो मर के ही निकलना है या इसी को अपना बेस्ट देना है, तो फिर ना रिजेंटफुल होके बेस्ट नहीं दे सकते। रिजेंटफुल होने का मतलब है कि आप किए चले जाओ, आगे से कोई रिटर्न ही नहीं है, क्योंकि आपने कभी ये क्लैरिटी नहीं ली कि आपकी रिलेशनशिप का पर्पस क्या है, आप दोनों क्यों इकट्ठे हो रहे हैं। वो लोग जिनकी अभी शादी होनी है, चाहे उनकी एज कोई भी हो, चाहे वो अभी टीनेजर से ट्वेंटीज में आए हैं, चाहे वो मिड ट्वेंटीज से 30 की तरफ जा रहे हैं, चाहे वो थर्टीज में आ चुके हैं और शादी नहीं हो रही और उनको पोटेंशियल स्पाउस नहीं मिल रहा, उन सब से मैं पूछना चाहती हूँ कि आपको क्यों शादी करना है, क्या ये क्यों क्लियर है? what will be the purpose of this union, what will be the purpose of this marriage, इस शादी का मकसद क्या होगा। बहुत से लोग बोलते हैं जी कंपेनियनशिप होगी, तो कंपेनियनशिप तो दोस्तों के साथ भी होती है। हाँ, स्पाउस का अगर इंतकाल हो जाए तो दोस्त ही आपको सहारा भी दे रहे होते हैं, उनके साथ आप रह नहीं रहे होते, लेकिन एक मेंटल मॉरल सपोर्ट होती है। ठीक है, इसी तरह सगे बहन भाई बाजूकात आपको सपोर्ट देते हैं। बुढ़ापे में जब और कोई नहीं होता तो फिर दिमाग में आता है कि यार बहन भाई के साथ बंदा वक्त गुजारे। बूढ़े बूढ़े कभी कार्ड्स खेल रहे बैठे हुए, कभी फोन पे लंबी बातें हो रही हैं। ये देसी हाउस होल्ड के मसले। एक और बड़ा मसला आता है कि अगर आपने बगैर ये सोचे समझे शादी कर ही ली है और बच्चे भी पैदा हो गए, बहुत से लोग तो ये कहते हैं कि जी बच्चे हमने इसलिए कर लिए क्योंकि जमाना ये कहता है या सोसाइटी ये कहती है कि बच्चा दोनों मियाँ बीवी को बाउंड कर देता है। हाँ, बाउंड तो कर देता है, उनके पास बिला वजह का एक रीजन आ जाता है साथ में रहने का कि जी अब मरते क्या ना करते बच्चे की वजह से हम इकट्ठे रह रहे हैं। होता है ना ऐसा। इट्स नॉट हेल्दी, इट इज नॉट हेल्दी। सो हाउ टू मेक दिस रिलेशनशिप वर्क, उसके लिए आपको क्लैरिटी चाहिए कि आपकी इस रिलेशनशिप का पर्पस क्या है। और ये पर्पस आप दोनों अकेले नहीं डिसाइड कर सकते, आप दोनों को मिलके करना होता है। तो इससे पहले कि रिलेशनशिप के लिए आपके पास कोई पर्सन टिक मार्क हो जाए, आपको अपने आप से पूछना होता है, एम आई रेडी टू गेट ऑन बोर्ड somebody else? How good is my relationship with myself? And am I ready to step in? ठीक है। Divorce is, yes, it is. Thank you, Mariam, for saying that divorce is being common. क्यों कॉमन हो रही है? बिकॉज हम मेहनत किसी और जगह करने लगते हैं, हम प्रायोरिटी किसी और को देने लगते हैं अपने रिश्ते के बजाय। अगर स्टार्टिंग से ही अच्छी शुरुआत की जाए तो कभी ये इशू नहीं आता या कम आता है, कॉन्फ्लिक्ट्स कम होते हैं। अपने आप से अभी अगर पूछे why you want to be in a relationship, तो क्या जवाब आए आपके पास? जैसे मैं आपको एक दो सिनेरियोस बताती हूँ, अगर उसमें आपको मे बी यू कैन रिलेट विद, मे बी यू हैव सीन सच अ स्टोरी अराउंड यू, कि भाई अम्मा अब्बा ने पकड़ के शादी कर दी, अब आप दोनों को 80% मैरिजेस अरेंज होती हैं, और वो निभाने में ये होता है कि अच्छा ठीक है तुम हमसे फैंसी तो फौरन बचा करना। बट मकसद क्या है इस रिश्ते का, ये कोई नहीं पूछता। क्यों शादी करनी है? कि जी माँ बाप को लगता है जिम्मेदारी है। और you know why is usually missing. So when the why is missing, the effort feels like a burden rather than a commitment to nurture love. I will repeat that again. When the why is missing, जब आपको नहीं पता होता कि इस रिश्ते में क्यों जुड़ रहे हैं, तब जितना एफर्ट आप करते हैं अपने रिलेशनशिप में, वो एफर्ट एक बर्डन फील होता है, उसकी चाह नहीं होती, उसकी ख्वाहिश नहीं होती, आपका दिल नहीं करता और आपको मजबूरी लगने लगता है। ठीक है, ऐसे कपल्स हैं जो जिनको लगा कि वो ये खूबसूरत है, मुझे इसके साथ शादी करनी है, और उसके बाद एक दो बच्चे होने के बाद अब वो खूबसूरत नहीं लग रही, तो दिमाग इधर उधर जा रहा है, डिस्ट्रैक्शन हो रही है और निभाना मुश्किल हो रहा है। बहुत से लोग डिफरेंट तरह की हेल्प लेते हैं, कभी अपने घर वालों से मशवरा करते हैं, कभी अपने दोस्त यार से मशवरा करते हैं। अक्सर लोग तो ये भी करते हैं कि जो डिवोर्स दोस्त होते हैं उनसे मशवरा करते हैं, और वो दोस्त मशवरा यही देता है कि जी छोड़ दो, अब तो
थेरेपिस्ट्स भी ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि इफ इट्स नॉट वर्किंग आउट देन यू नो गो, बिला वजह में एक अच्छे रिलेशनशिप में जानबूझ के आप कंफर्मेशन बायस ढूंढने लगते हैं कि अगला बंदे में नार्सिसिज्म है कि नहीं है, अगले बंदे में कोई न्यूरो डाइवर्जेंस है कि नहीं है, अगले बंदे में कोई फॉल्ट है कि नहीं है। क्या ये हेल्दी तरीका है? यस और नो? इज इट हेल्दी टू लुक फॉर फॉल्ट्स इन योर स्पाउस? कैन इट एवर बी हेल्दी टू लुक फॉर स्पाउस फॉल्ट्स? क्या ये आपके लिए आपकी रिलेशनशिप को मजबूत करेगा कभी भी? यस और नो? लेट मी टेल यू एज अ कोच, अगर अगर रिजेंटमेंट आ गई है दिल में और अगर आप सिर्फ कंफर्मेशन बायस ढूंढ रहे हैं कि ये तो है ही खराब, तो आप बेसिकली वो लम्हा ढूंढ रहे हैं जिस लम्हे आप डिसाइड करेंगे कि मुझे इसके साथ नहीं रहना है। और फिर ऑब्वियसली ये सारा एफर्ट मैं क्यों करूं, ये वाले सवाल आ जाते हैं। So let me shed light on the purpose behind a romantic relationship. आपको पता है रिलेशनशिप्स ना दो टाइप्स में मैं डिवाइड करते हैं। एक ब्लड रिलेशंस हो गए, आपके रिश्तेदार, आपके पेरेंट्स, सिबलिंग्स और जिन जिन से आपका खून का रिश्ता है। फिर एक दूसरा रिलेशनशिप होता है रोमांटिक रिलेशनशिप, या कह लें अ चोजन कनेक्शन। ओके, सो जो ब्लड रिलेशन है ये आपके हाथ में नहीं है। यू डोंट चूज योर पेरेंट्स, you don't choose your siblings. Blood relations like parents, siblings, and extended family are what you're born into. So, because you don't choose these relationships, they are a part of your life, whether you like it or not. Okay. So, from the start, they're there, right? इनके साथ एक एक्सपेक्टेशन होती है अनकंडीशनल बॉन्ड की या अनकंडीशनल सपोर्ट की, कि ये हमें, क्योंकि इनसे खून का रिश्ता है, ब्लड इज थिकर देन वाटर, तो ये हमारे साथ देंगे। अक्सर मौकों पे साथ नहीं भी देते तो हम डिसअपॉइंट होते हैं, बट एक्सपेक्टेशन यही होती है एक देसी हाउस होल्ड में कि जी शादी तो दोबारा भी हो जाएगी बट माँ बाप दोबारा नहीं मिलेंगे। इस तरह के जुमले में अक्सर सुनते हो। सो ब्लड रिलेशन में आपकी ड्यूटी और ट्रेडिशन ज्यादा वैल्यू रखता है। आपकी सेंस ऑफ ड्यूटी बहुत स्ट्रांग होती है, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, मेरी जिम्मेदारी है। यू नो, यू हियर वर्ड्स लाइक मेरे बाप की जिम्मेदारी मेरी जिम्मेदारी है, या मेरी माँ को पूछना, मेरी माँ का सब कुछ करना मेरी जिम्मेदारी। इस तरह की बातें हम सुनते हैं। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स फैमिली है, फैमिली मेंबर्स, वो अनक्वेश्चन रहती है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन यही होती है कि बस आप फैमिली से लॉयल रहेंगे, राइट? क्योंकि हमारे हाईली वैल्यूड है। अब इसमें अगर धोखा हो जाए तो बहुत तकलीफ होती है कि यार अपने सगा कैसे धोखा दे गया, हाँ? या सेंस ऑफ बिट्रेयल बहुत हाई होता है इसमें। इस सब के साथ बेशक जितना भी आपका ब्लड रिलेशन से करीबी रिश्ता हो, ये एक लेस इवॉल्विंग नेचर का होता है। मतलब आपके ओवर टाइम इमोशंस और डायनामिक्स चेंज हो सकते हैं, बट आपका रिलेशन कभी खत्म नहीं होता, उनका रिश्ता कभी खत्म नहीं होता। इट इज नॉट समथिंग यू कैन ब्रेक अवे फ्रॉम। लोग आग कर देते हैं, बट जनरली अल्लाह मियाँ ने भी मना किया है कि भाई अपने रिलेशंस को अच्छा रखो, एक दूसरे के बीच में प्यार रखो। सो नो मैटर व्हाट हैपेंस, योर पेरेंट्स विल ऑलवेज बी योर बायोलॉजिकल पेरेंट्स, राइट? जबकि रोमांटिक रिलेशनशिप क्योंकि एक चोजन कनेक्शन होता है, तो आप हैंड पिक कर सकते हैं, या जब आपसे कोई अरेंज मैरिज के सिलसिले में जब आपसे कोई बातचीत करने आता है तो आप चूज कर सकते हैं कि हाँ मेरा इनसे मेंटल मैच हो रहा है कि नहीं, बशर्ते कि आपको आता हो, राइट? यू कॉन्शियसली, you can consciously choose a partner based on mutual attraction, based on mutual values that you have, based on an emotional connection जहां दोस्ती की बुनियाद रखी जा सके। Okay, this decision making process brings a different level of investment, different level of पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि ये खून का रिश्ता नहीं है, ये रिश्ता ज्यादा मेहनत मांगता है, इमोशनल कनेक्शन ज्यादा मांगता है। इसमें ट्रस्ट आप ब्लाइंड नहीं करते होते, और अगर करते हैं तो महसूस होता है कि जी धोखा हो गया हमारे साथ, तो आपको ट्रस्ट बिल्ड करना होता है, आपको मेहनत उस पर करनी होती है। प्लस
एक रोमांटिक रिलेशनशिप जो होती है वो पर्पस ड्रिवन होती है, यानी स्पेशली आजकल के दौर में जो जो पर्पस है वो कंबाइंड भी होता, मतलब अपना एक शेयर्ड गोल होता है, दूसरे का एक शेयर्ड गोल होता है, फिर दो लोग जुड़ते हैं कि हमें एक अच्छी जिंदगी गुजारनी है एक दूसरे के साथ और लाइक ग्रो करना है टुगेदर. सो इट इज नॉट जस्ट अबाउट लव एंड अट्रैक्शन, फिल्मी बात नहीं है ये. इट इज वे मोर देन दैट. इट्स अबाउट putting the right foundation and building a strong relationship, right? Companionship हो, reliability हो, ग्रोथ नजर आए, एक दूसरे को अपलिफ्ट करें, म्यूचुअल सपोर्ट हो, जिसको जिस तरह की सपोर्ट चाहिए. किसी को फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए थी, किसी को इमोशनल सपोर्ट ज्यादा चाहिए थी, तो अपनी सपोर्ट के बारे में आप लोग अवेयर हो. और जो रोमांटिक पार्टनर होता है is someone you actively build a life with. तो आप प्लान्स बनाते हैं, आप उन प्लान्स को गोल्स की शक्ल देते हैं और आप एक्शंस लेते हैं उसके साथ, ताकि आप खूबसूरत मेमोरीज बनाएं, दिल में जॉय आए, हैप्पीनेस हो. ये सब जब आपको थोड़ा 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 करके मिलने लगता है तो आपकी उम्मीद और बढ़ जाती है और आप और ज्यादा एफर्ट लगाने के ख्वाहिशमंद हो जाते हैं. एक रोमांटिक रिलेशनशिप में एक सतही या फिजिकल इंटीमेसी नहीं होती, इसमें एक डीपर इमोशनल कनेक्शन चाहिए होता है हमें, ताकि हम थ्राइव कर सकें, हम खुश रह सकें, हमारी लाइफ सेटिस्फैक्शन बेहतर हो सके. देयर इन अ रोमांटिक रिलेशनशिप, इमोशनल इंटीमेसी involves a much higher level of vulnerability also. और पर्सनल कनेक्शन इसमें बहुत मुनफरिद होता है. आप किसी से भी कभी भी इतने ज्यादा वल्नरेबल नहीं महसूस करेंगे जितना आप एक पर्सन है उसके सामने आप एक्सपोज्ड हैं तो आप वल्नरेबल फील करेंगे. तो ये आपके हाथ में होता है कि आप माँ बाप को वो चीजें नहीं बताते, मे बी दोस्तों को वो चीजें नहीं बताते जो आप अपने स्पाउस के साथ शेयर करते हैं. दैट्स योर स्पाउस मस्ट नो आपके चैलेंजेस क्या हैं, योर स्पाउस मस्ट नो आपके खौफ क्या हैं, योर स्पाउस मस्ट हेल्प यू थ्रू देम. तो जब तक उन्हें मालूम नहीं होगा वो आपको हेल्प नहीं कर सकेंगे, ना आप उनको हेल्प कर सकेंगे बगैर जाने के उनके चैलेंजेस क्या हैं. सो म्यूचुअल अग्रीमेंट के साथ एक अच्छा रिश्ता, रोमांटिक रिश्ता डेवलप किया जाता है. रिजिलियंट बनते हैं आप इस तरह के प्रैक्टिसेस और इस तरह का काम करने से. और ये इवॉल्विंग नेचर का होता है, ग्रोथ नेचर का होता है कि यार वक्त के साथ हम बेहतर नहीं हुए, मेहनत के साथ हम बेहतर हुए. आर यू विद मी? कैन यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? सायरा, आपको आपको समझ आ रहा है कि मैं किस तरह के बॉन्ड की बात कर रही हूँ, कि ये इवॉल्विंग नेचर का होता है और इसमें दोनों पार्टी से थोड़ी थोड़ी मेहनत हमें चाहिए होती है. और सबसे पहले हम अपनी जिम्मेदारी लेते हैं, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि हमारा रोल क्या है इसमें, और हम अगर दूसरा उतना अवेयर नहीं है तो हम उसको किस तरह से इस बारे में अवेयर कर सकते हैं. राइट? ओके. Yes, marriage is not attraction. Correct. So my point is, अब now coming back to कि मैंने जब पोस्ट डाली थी आज तो मैं सोच रही थी कि मैं किससे रिलेट करूं, तो मुझे दरख्त की वो नजर आई कि जी जड़ें जो होती हैं वो मजबूत जड़ें होती हैं, वो फाउंडेशन होती हैं, बट वो नजर भी नहीं आती, वो नीचे होती हैं. वो आपके माँ बाप का साथ, आपके बहन भाई का साथ, आपके रिलेटिव्स ब्लड रिलेशंस का साथ होता है आपके साथ. बट जो ब्रांचेस हैं और जो आपकी ग्रोथ प्लांट की सरफेस के ऊपर नजर आती है वो एक्चुअली आपकी रोमांटिक रिलेशनशिप की तरह हो सकती है. सो कमिंग बैक टू नाउ कि मैं पर्पस की बात कर रही थी. सो हमारी सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन, देसी कल्चर की एक्सपेक्टेशन में जो टिपिकल होता है वो ये होता है कि जी शादी होगी, बच्चे होंगे, और जो ट्रेडिशनल नॉर्म्स को फॉलो करने के प्रेशर होते हैं उसमें ये भी चैलेंज आता है कि जी शादी के बाद बच्चे माँ बाप के साथ रहेंगे, अलहदा रहेंगे, जॉइंट सिस्टम होगा नहीं होगा. बंदी अगर तैयार नहीं थी जॉइंट सिस्टम के लिए और उसको जाना पड़ गया तो वो अलग मसले. फिर ड्रामों के थ्रू और मीडिया के थ्रू हम देखते हैं कि जी सासें बड़ी बुरी होती हैं, सिस्टर इन लॉज बड़ी बुरी होती हैं, फादर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, जो इन लॉ जिसके साथ आ जाता है वो आउटलॉ बन जाता है. और ये क्योंकि इतना डीपली इनग्रेन्ड है कि उस टाइटल के साथ उनका बिहेवियर जुड़ा होता है.
कैन यू कॉम्प्रिहेंड दिस? कैन यू अंडरस्टैंड? फॉर एग्जाम्पल, एज अ डॉटर, एज अ बेटी, मैं उस रोल में अपने माँ बाप के साथ बहुत अच्छी होंगी, बट क्योंकि सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन है कि एक डॉटर इन लॉ अपनी मदर इन लॉ के साथ अच्छी नहीं होगी, तो शायद उतनी मेहनत भी नहीं लगेगी इस रिश्ते में, उतनी मेहनत नहीं करी जाएगी इस रिश्ते में. बट अगेन, मदर इन लॉ फादर इन लॉ सेकेंडरी हो जाते हैं. आपका पहला रिश्ता आपका स्पाउस है. ये दोनों केसेस में अगर आप हस्बैंड हैं और आप सबको तवज्जो दे रहे हैं, सबकी हर चीज फुलफिल कर रहे हैं, लेकिन आपकी बीवी आपसे खुश नहीं है, उसकी चीजें फुलफिल नहीं हो रही. और फुलफिलमेंट का मतलब ये नहीं है कि फिजिकल सेटिस्फैक्शन हो गई बाकी सब छोड़ गए, या फाइनेंशियल सेटिस्फैक्शन हो गई बाकी सब साइड में हो गया. मैं खास तौर से बात कर रही हूँ एक शादी में इमोशनल डीपर कनेक्शन. सो emphasizing on that you just don't pay too much attention to what society requires. You pay attention to what your partnership requires, what your spouse requires, ताकि पर्सनल और म्यूचुअल ग्रोथ हो, एक साथ ग्रोथ. ये तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक दोनों खुल के एक दूसरे के साथ चंद बातें शेयर नहीं करते, अपने लव मैप्स को बड़ा नहीं करते. जो 3 की पॉइंट्स मैं आपको दूंगी, वो अगर आपकी रिलेशनशिप, रोमांटिक रिलेशनशिप में अगर वो पर्पस बन के सामने आते हैं, तो इस रिलेशनशिप का थ्राइव करने का चांस बढ़ जाता है. वो 3 पॉइंट्स में सबसे पहला पॉइंट है कंपेनियनशिप. खाली आपकी फिजिकल प्रेजेंस नहीं चाहिए. It's about emotional connection and support. Companionship is where you know, yeah, this other person will be there for me. This other person will, support me in various ways. When I, tell them I'm feeling low, they will not sympathize with me, or they will not push me towards victim mode. They will not invalidate my emotion, but they will empathize with me. So companionship is one thing, major thing. दूसरी चीज जिस पे फोकस करना चाहिए वो है ग्रोथ, बोथ पर्सनल एज वेल एज शेयर्ड ग्रोथ. हो सकता है कि आपका आपकी ख्वाहिश हो कि आप प्रोफेशनली ग्रो करें, बट आपको रेजिस्टेंस मिल रहा है, या तो इन लॉज की तरफ से या हस्बैंड अग्रीड नहीं है. ट्राई टू एड्रेस द इनसिक्योरिटी. इट इज नॉट द पर्सन. वो शख्स अगर मना कर रहा है तो वजह क्या है, और वजह क्यों से नहीं हैंडल करनी. क्यों इज नेवर अ गुड क्वेश्चन. क्यों मना करें, क्यों मना करें, बस कह दिया तो कह दिया नहीं. व्हाट इज द अंडरलाइंग इनसिक्योरिटी, व्हाट इज द अंडरलाइंग फियर, वो एड्रेस करना जरूरी होता है. और इस चीज का एहसास दिलाना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ ग्रो करना चाहता हूँ या ग्रो करना चाहती हूँ, ताकि दोनों पार्टनर्स एक दूसरे को ग्रोथ में हेल्प कर सकें. और कभी होता है कि जी, आई एम स्टक हियर, कैन यू गो एंड डू दिस, आई एम already doing this, it's impossible for me, can you please help me out. ये कहना मुश्किल नहीं रहता फिर. तीसरी चीज जो है वो होता है शादी का मकसद, अपार्ट फ्रॉम द रोल्स यू आर गोइंग टू प्ले. सो क्योंकि देसी कल्चर में ना रिलेशनशिप फोकस्ड होती है रिश्तों पे, राइट. मेरा इनसे कितना रिश्ता है, मुझे इतनी इधर बात करनी है. इससे बढ़ के होती है आपके स्पाउस के साथ जो आपकी रिलेशनशिप होती है, उसमें आते हैं आपकी वैल्यूज, आपके ड्रीम्स, आपके लाइफ गोल्स, आपकी सोल की फुलफिलमेंट. रादर देन जस्ट फुलफिलिंग कि हाँ जी मैंने एज अ डॉटर अपना रोल, अपना फर्ज अदा कर दिया, एज अ सन अपना फर्ज अदा कर दिया. ये मैं बात फर्ज से ज्यादा की कर रही हूँ. आपका मतलब हक, फर्ज, राइट्स, ये लफ्ज बड़े क्रूशल हो जाते हैं, बिकॉज इन लफ्ज को इस्तेमाल किए बगैर आपको एक एक इंसान के साथ उस लेवल का रिश्ता जोड़ना है जहां आप एक दूसरे के साथ अगर हर वक्त मौजूद भी हैं, तो तब भी एक दूसरे के लिए क्यूरियस रहें, दुआगो रहें, एक दूसरे के लिए अच्छा सोचें, दिल में कदूरत नहीं रखें. कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करना सीखें. कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स कभी रिजॉल्व नहीं होंगे, वो परपेचुअल होते हैं, बट इट्स ओके. सो लर्न के हमारे बीच में कौन सा कॉन्फ्लिक्ट परपेचुअल है, हमारे बीच में कौन सा कॉन्फ्लिक्ट सॉल्वेबल है. आज सॉल्वेबल नहीं है लेकिन बाद में सॉल्वेबल हो सकता है. ठीक है. सो
अम, क्या आप लोगों के दिमाग में इस तरह की कभी बात आती है कि अपने स्पाउस से, जो जो शादीशुदा लोग ये देख रहे हैं, क्या आप लोगों ने कभी इस तरह से सोचा है अपनी शादी के बारे में, अपने स्पाउस रिलेशनशिप के बारे में? क्या आप लोगों ने ऐसा सोचा है? यस तो मुझे जरूर बताएं, नो तो भी बताएं, बिकॉज आपकी अवेयरनेस में ये आना जरूरी है कि ये तीन थ्री थिंग्स दैट आई जस्ट टॉट यू अबाउट, कंपेनियनशिप, ग्रोथ टुगेदर, एंड देन पर्पस बियॉन्ड द रोल्स जो सोसाइटी ने आपको दिए हैं, ये वो चीजें हैं जो आपको आगे लेके थ्राइव करवाएंगी। अगर आपकी शादी नहीं हुई भी है तो भी अपने आप से पूछें, क्या आप विल यू लेट समवन एल्स चूज फॉर यू आपका फेट? भाई उन्होंने शादी रिश्ता डाल दिया, हमारी शादी हो गई, देखने में लोग अच्छे थे, खानदान अच्छा था, ऑफ कोर्स किसी की फैमिली बुरी नहीं होती, लोग अच्छे ही होते हैं, बट उनके बिहेवियर्स गड़बड़ हो सकते हैं जो कि अलाइंड नहीं होते वैल्यूज से। उनके बिहेवियर में उनकी रोल मॉडलिंग, उनकी अपनी ग्रोथ, उनकी अपनी चाइल्डहुड ट्रॉमास, हर चीज होती है। तो जब आप एक शादी कर रहे हैं तो आप उस शख्स से खाली शादी नहीं कर रहे, उसके सारे बैगेज से शादी कर रहे हैं। ठीक है, वो शख्स के पास भी कुछ बैगेज होगा, वो बैगेज को उतारना आपकी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन उसके लिए वो स्पेस होल्ड करना कि वो ब्रीथ कर सके, वो आपको से अपनी वल्नरेबिलिटी शेयर कर सके, और आप उससे एग्री करें कि हाँ ठीक है, इस सब में मैं तुम्हारे साथ हूँ, बशर्ते कि तुम भी मेरा उसी तरह से साथ दो म्यूचुअल अग्रीमेंट के साथ। ठीक है, सो कमिंग बैक टू, वेरी क्विकली आई विल जस्ट से कि चंद चैलेंजेस जो देसी हाउस होल्ड में होते हैं वो ये होते हैं कि इस पर्पस से नजर हट जाती है, जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, तो आपकी जो पर्पस है, कंबाइंड पर्पस है कंपेनियनशिप का, ग्रोथ का, और एक दूसरे को समझने का, एक दूसरे को वक्त देने का, एक दूसरे के साथ डीपर इमोशनल कनेक्शन बनाने का, वो फाइनेंशियल प्रेशर्स, वो एक्सटेंडेड फैमिली के प्रेशर्स, वो बच्चों की जिम्मेदारियों की वजह से ब्लर हो जाता है। ये एक बड़ा चैलेंज है, बिकॉज हमारी सोसाइटी में मदरहुड को बहुत ज्यादा प्रेज किया जाता है, माँ के पाँव के नीचे जन्नत है, और बाप को साइड लाइन कर दिया जाता है, उसका रोल समझा जाता है कि उतना अहम नहीं है, जबकि बहुत अहम है। दोनों दोनों को प्यार में भी बहुत अहमियत मिलनी चाहिए, लेकिन गैर जरूरी हाँ जी हाँ जी हाँ जी नहीं होना चाहिए। रिलेशनशिप नीड्स टू बी बैलेंस्ड, और माँ बाप को भी ये समझना चाहिए कि 21 साल की उम्र तक, सी 7 ईयर्स तक वो आपको नर्चर करें, अगले 7 साल यानी 14 साल की उम्र तक वो आपको चीजें सिखाएं जो जिंदगी में उनके काम आएंगी, और अगले अगले 7 साल यानी 21 साल की उम्र तक वो आपको रोल मॉडल करके दिखाएं, एक्शंस वगैरह। वैसे तो हजरत अली का कॉल है, बट मैंने ये एनएलपी ट्रेनिंग में भी पढ़ा है, 777। एंड देन आफ्टर 21 years they are there to guide, not dictate. Parents are not supposed to dictate. So इम्बैलेंस अपनी रिलेशनशिप में लाना और बाउंड्री ना बनाना, ये बहुत क्रूशल पॉइंट होता है, जिस पे बहुत से लोग और नहीं करते। नहीं, मैं अम्मी के साथ बदतमीजी नहीं कर सकता, आपको अम्मी से बदतमीजी करने को कोई नहीं कह रहा, लेकिन आपको बाउंड्री बनाना आनी चाहिए। और अगर आप खातून हैं और आपको अपनी सास से मसला हो रहा है, तो अपने मियाँ को कंप्लेन करने के बजाय आपको बाउंड्री खुद बनानी होगी अपनी सास के साथ कि देखें, मैं अच्छी तरह रहना चाहती हूँ, और मैं नहीं चाहती कि हमारे झगड़े हों, मेरी कुछ ये वैल्यूज हैं, मैं इस तरह रहना चाहती हूँ, काम करना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि खुश असलूबी के साथ सब हो। तो बात करना, बात करने का अंदाज, जहाँ कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने की अच्छी मेंटल हेड स्पेस इसमें भी होना जरूरी है। ठीक है, एक इम्बैलेंस जो बड़ा यूनिक है देसी हाउस होल्ड में, वो ये है कि जब बच्चे थोड़े से बड़े हो जाते हैं, बाप को ये फिक्र होती है कि जी अब पैसा ज्यादा चाहिए होगा बच्चों की एजुकेशन पे लगाने के लिए, वो काम में ज्यादा मसरूफ हो जाता है, और माँ जो होती है वो बच्चों में ज्यादा मसरूफ हो जाती है, क्योंकि मियाँ के पास उसके लिए उतना वक्त नहीं होता। तो होता क्या है कि जब ये बच्चे बड़े हो जाते हैं और ये कॉलेज से यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं, तो माँ बाप फील करते हैं एम्प्टीनेस सिंड्रोम। ये वो लोग हैं जिन्होंने शादी का पर्पस अपना या तो ब्लर कर दिया है, या अपनी दोस्ती इतनी नहीं बढ़ाई इतने सालों में कि अब एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देख रहे, अपने अपने फोन्स में हैं और बच्चों को मिस कर रहे हैं। they don't know what to talk about, they're not friends, they have separate group of friends। कभी कभी ये इम्बैलेंस भी रिलेशनशिप को खराब करता है और पर्पस खत्म हो जाता है। ठीक है, फिर क्यों साथ रह रहे हैं मेरी समझ से बाहर है।
I want you to revisit today the purpose of your romantic relationship. अगर आपकी relationship शुरू होनी है तो क्यों आप relationship में जाना चाहते हैं, romantic relationship क्यों चाहते हैं? और अगर आप ऑलरेडी एक देसी कपल हैं जो कि एवरीडे केओस गुजार रहा है, तो जरूर चेक इन करें कि हमारी रिलेशनशिप का अब पर्पस क्या है। आज से फ्यूचर के लिए हमारी रिलेशनशिप का पर्पस क्या है। पर्पस एक्चुअली फ्यूल होता है आपकी गाड़ी को चलाने के लिए। ठीक है, आपका वाई स्ट्रांग होगा तो आप कमिटेड रहोगे। कोई भी काम करने के लिए उसका इंटरनल ड्राइव होना जरूरी है। ठीक है, सो just to navigate differences, just to navigate conflicts, just to navigate challenges that will come in your life, you need to be on the same page and you need to know कि हाँ, मैं इस चीज से स्ट्रगल करता हूँ, तुम इस चीज से स्ट्रगल करते हो, तो हम दोनों को एक दूसरे को थोड़ा सा सपोर्ट करना होगा जहां जहां हमारे पर्सनल स्ट्रगल्स हैं, और हमें अपने लिए समथिंग टू लुक फॉरवर्ड आगे इंशाल्लाह बनाना होगा। लिख के करना है ये। व्हाट डू आई से, व्हाट डू आई ऑलवेज से, व्हाट यू राइट यू इनवाइट, सो डू इट इन राइटिंग। I also want to talk a little bit about identifying your why through reflective questions. Why did you choose to be with your partner in the first place? Yeah, why do you want to start a romantic relationship in the first place? अपनी लोनलीनेस को खत्म करने के लिए आपको कंपेनियनशिप चाहिए, यू वांट टू लिव अ हैप्पी लाइफ, कुछ भी हो सकता है रीजन। लिखें, व्हाई डू आई नीड अ रोमांटिक पार्टनर इन द फर्स्ट प्लेस, what do you want your relationship to give you beyond companionship? यानी companionship तो है, इसके अलावा और मुझे क्या चाहिए इस रिश्ते से, इस पे भी गौर करें। and how do you both want to grow? अगर आप एक अभी शादी करने जा रही हैं या करने आपकी शादी होने वाली है, तो आप अपने फियांसे के साथ ये जरूर तय कर लें कि हम दोनों ने साथ में ग्रो कैसे करना है। शर्मा शर्मी में बहुत सी बातें रह जाती हैं, बट डू यू नो, आई कीप राइटिंग इट डाउन ऑल्सो, बहुत बड़ी परसेंटेज है उन कपल्स की जिन्होंने प्री मैरिटल कोचिंग ली है जो कि बाद में अपनी शादी को अच्छी तरह निभाते हैं, जस्ट बिकॉज दे हैव टेकन प्री मैरिटल कोचिंग। जिन लोगों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिली प्री मैरिटल कोचिंग लेने की, वो बाद में भी अपने रिश्ते को इम्प्रूव कर सकते हैं with some actionable steps like have open discussions about your purpose, about the purpose of this relationship. वीकली या मंथली वंस जरूर कनेक्ट करें कि हम अपने पर्पस से अलाइंड हैं भी, हम एक दूसरे को वो तवज्जो और वो प्यार दे रहे हैं। थिंक ऑफ द व्हाई एज योर कंपस, इट विल गाइड यू कहाँ काम की जरूरत है, कहाँ मेहनत की जरूरत है, क्या हम दूर जा रहे हैं एक दूसरे से, क्या हमारा डिस्टेंस बढ़ रहा है। प्लीज डू नॉट से कि वक्त इसको हील कर सकता है, वक्त कुछ नहीं करता खुद से, मेहनत हमको करनी होती है। सो टुनाइट, if you don't have a partner, sit with yourself and answer these questions. If you do have a partner, उसके साथ बैठे और पूछे what is the purpose of our relationship, और दोनों आंसर करें अलग अलग। I will also invite you, if you're unmarried and if you're finding it difficult to find a spouse, join my masterclass happening on October 25th। 25 को 25 को शाम में 6-6:30 मैं करूंगी। ये मास्टर क्लास कोई नॉर्मल मास्टर क्लास नहीं है, ये स्पेसिफिकली सिंगल्स के लिए, फिर चाहे वो डिवोर्स्ड हो, चाहे वो विडोड हो, चाहे उम्र शादी नहीं हुई भी है, या फियांसेस हैं, शादी होने वाली है। If you're single in this moment, if you're committed, about to get married, if you're divorced, you want to unburden yourself, if you're widowed and you want a new companion, please join my masterclass. It will give you insight into how you identify with yourself, how you introduce yourself, what makes you feel confident, why should someone connect at a deeper level with you, what makes you lovable, and why are you a good catch for anyone. So मैं बहुत
रोज तकरीबन पोस्ट कर रही हूँ उस मास्टर क्लास के बारे में, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं उसके लिए। रजिस्ट्रेशन खुल चुकी है, शुरू हो चुकी है। इट्स अ स्मॉल इन्वेस्टमेंट इनटू कनेक्टिंग विद नेटवर्किंग विद अदर सिंगल इंडिविजुअल्स एज वेल, क्योंकि उस कॉल में जो लोग मौजूद होंगे वो भी प्रोएक्टिव प्रोग्रेसिव सिंगल्स हैं, जो कि अब माइंडफुली एक नया रिश्ता शुरू करना चाहते हैं। सो आई थिंक कि बहुत अच्छा स्टेप होगा। एक प्लेटफॉर्म भी मिल जाएगा कि चंद वो सिंगल्स जो इस वक्त रेडी टू मिंगल हैं वो आपस में भी एक दूसरे से कनेक्ट करें, अपना नेटवर्क बनाएं, एक दूसरे को अकाउंटेबल भी रखें, और एक स्पेस ऐसी बनाएं जहां पर ऑथेंटिक कनेक्शन, चाहे वो डिजिटल हो, जूम के थ्रू हो, व्हाट्सएप के थ्रू हो, बट नेविगेट करना सीखें कि इस डिजिटल वर्ल्ड में जहां सोशल मीडिया बहुत ज्यादा है, डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज्यादा है, एक ऑथेंटिक कनेक्शन कैसे बनाया जा सकता है। So thank you so much for listening to me. Thank you so much for being here. Saira, I want to thank you for being in the Zoom call. I want you to unmute yourself and tell me आप जो आज हमने सीखा उससे क्या, आप किस तरह से इसको यूटिलाइज करेंगी, क्या एक्शंस लेंगी आप? अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, एकदम मस्त। मैं इन जो सेल्फ रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस हैं इन पे बैठ के लिखूंगी और अपने हस्बैंड को भेजूंगी कि वो भी जाने इसके बारे में, और जहाँ जबरदस्त। जरूरत है काम करने की उसमें मेरा साथ दें। क्या कुछ थॉट है। प्रोवोकिंग लगा इसमें, लगा कि यार कहीं पे एफर्ट लगाना चाहिए? बिल्कुल लगा। द पर्पस बिहाइंड बियॉन्ड द रोल्स जो हमें सोसाइटी बताती है उसके अलावा, या कह लें कि हमने इकट्ठे कैसे हम्म। ग्रोथ करना है, ये दोनों बुनियाद पे मुझे हम्म। बात करने की जरूरत है, तो इंशाल्लाह करूंगी। जबरदस्त। जबरदस्त सायरा, आई रियली अप्रिशिएट यू ऑलवेज जॉइन द कॉल। एंड अगर आपके कोई क्वेश्चंस भी हों, बल्कि अब आप माशाल्लाह माशाल्लाह, लेट मी कांग्रेचुलेट यू आल्सो, यू आर अ मास्टर कोच नाउ, सो या many थैंक यू। congratulations. I really look forward to see your grow. Okay, and I'm sure कि इंशाल्लाह। हम जब तक अपने ऊपर जो टूल्स हमने सीखे वो अप्लाई करते रहेंगे, बाय चॉइस बिल्कुल। नॉट बाय फोर्स, बाय चॉइस, तो हम यस खुद भी यस। एक अच्छे हेड स्पेस में रहेंगे, राइट? यस यस मैं इंशाल्लाह। चाहूंगी कि जिस तरह मैं वीकली लाइव करती हूँ अपने ऑडियंस के लिए, now you also हम्म। start impacting people. You're doing brilliantly, you're doing a good job, and figure out what's your calling, kaun si niche mein you want to excel, and then get in touch with those people, serve more people. You'll हम्म। feel good, you'll feel fulfilled. आपको रिस्पॉन्स भी उनका, जिस तरह से मैं आपसे पूछती रहती हूँ अपने क्लाइंट से, अपने यू नो I can only cater to a few people, right? And then you're there, या the other यस। master coaches are there. हम सब एक अच्छा हेल्दी अपलिफ्टिंग नेटवर्क बना रहे हैं एक दूसरे के लिए। इसमें फिर जितने ज्यादा लोग आ जाए उतना अच्छा है, जितने ज्यादा लोग माइंडफुल हो जाए उतना अच्छा है, राइट? सो यस thank you राइट। for being here, thank you for being in this call. I'm going to quickly wrap up now. मैंने सबको रिमाइंड कराया कि जी मेरी जो मास्टर क्लास है फॉर सिंगल्स, प्लीज उसके बारे में दूसरों को भी बताएं। जाहिर है अभी तो ये जो वीकली लाइव ट्रेनिंग है ये तो सिर्फ ग्रुप में है ना, सो if you know other people who are about to get married, please put the word across. उनको जरूर बताएं ताकि वो भी अपनी जो रोमांटिक जर्नी है वो सही तरह से स्टार्ट ले सके। अगर फियांसेस हैं तो वो भी ज्वाइन करें, अगर कहीं कमिटेड हैं वो ज्वाइन करें, ताकि we can give them a good start and they know how to start a new relationship on the right foot. ठीक है? Thank you so much. And इंशाल्लाह। guys, if you watch this later, use hashtag replay and then अपने comments और अपना experience जरूर share करें, जरूर share करें, ठीक है? Because at times हमारा experience दूसरों के लिए कोई ना कुछ learning रख सकता है, और वो हमारे experience से भी सीख सकते हैं, right? So thank you for being here. I truly appreciate whoever is watching. I appreciate you. Please spread the word.
let's spread more love, not hate. Take care, ji. Allah Hafiz. I will see you next week. Allah Hafiz. Allah Hafiz, Saira.